ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स वीडियो नंबर 5 आप सभी का स्वागत। गॉस थ्योरम का ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। उसके पहले कुछ ज़रूरत प्री रिक्विजिट्स। नंबर 1, प्रोजेक्शन ऑफ एन एरिया। इस एरिया का प्रोजेक्शन क्या होगा, इसे समझिए। Let A dash be the projection area of the area A. Let theta be the angle between the planes of A and A dash. Then A dash equal to A cos theta. इस प्लेन पर इस प्लेन का हमें प्रोजेक्शन निकालना है। तो दोनों एरिया है तो किसी प्लेन में होगा ना। ये जिस प्लेन में है, ये जिस प्लेन में है, उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है। इसे समझने के लिए आप यूं समझें कि मान इस पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर, इसका। तो अब इस पर आप कल्पना कर लें, जैसे आप इंटीग्रेशन में एरिया निकालते हैं तो स्ट्रिप लेते हैं ना एक, वो स्ट्रिप कितना चौड़ा होता है? बहुत कम, बहुत कम। उसका एरिया निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट दिमाग में यहाँ रखिए। इस प्लेट पर ऐसी ऐसी लाइन कंसीडर करिए, ऐसी ऐसी लाइन। एक लाइन लिया हमने, उसका इस प्लेट पर कितना प्रोजेक्शन होगा? मान लो इस लाइन की लंबाई L1 है और ये एंगल थीटा है, तो हो जाएगा L1 cos थीटा। तो ऐसी ऐसी जितनी लाइन्स हैं उनको आप ले लो, L1, L2, L3, L4, F5, L6, बहुत सारी ना, N5, बहुत सारी। तो L1 cos थीटा, L2 cos थीटा जोड़ते चलिए, ऐड करते चलिए। L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा प्लस L3 cos थीटा बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन cos थीटा। और L1 प्लस L2 ये सब चौड़ाई जोड़ते जाएंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना। वही कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने एक लाइन लिया, इस वाले एरिया पर एक लाइन लिया, इस लाइन का प्रोजेक्शन आ गया L1 cos थीटा। फिर दूसरी लाइन लिया, उसका प्रोजेक्शन आ गया L2 cos थीटा। तीसरी लाइन लिया, उसका प्रोजेक्शन आ गया L3 cos थीटा। तो सारे प्रोजेक्शन को ऐड कर दो, ब्रैकेट में हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन cos थीटा। और सभी लाइंस की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको ऐड कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये डायमेंशन तो हम ले ही रहे हैं। लेट A dash be the projection area of the area A. Let theta be the angle between the planes of A and A dash. Then A dash is equal to A cos theta. ये डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसी डेफिनेशन की मैंने जो है व्याख्या किया, उसको इंटरप्रेट किया। वो फिगर अभी रहने दीजिए। वो स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ के लिए फिगर हमने बना दिया पहले, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता, तो टाइम बचाने के लिए इस काम को पहले कर दिया हमने। अब हम एक कॉन्सेप्ट और लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एन एरिया ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोई एरिया है, उसका प्रोजेक्शन XY प्लेन पर कितना होगा, YZ प्लेन पर कितना होगा, ZX प्लेन पर क्या होगा। तो नंबर 2, ये दो चीज पहले समझ लीजिए, तभी आपको प्रूफ समझ में आएगा स्टोक थ्योरम का। प्रोजेक्शंस ऑफ एन एरिया, प्रोजेक्शंस ऑफ एन एरिया ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स let LMN be the direction cosines of the normal, be the direction cosines of normal। द नॉर्मल ना लिखना, क्योंकि नॉर्मल किसी प्लेन का यूनिक नहीं होता। इस प्लेन का नॉर्मल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। किसी पॉइंट पे नॉर्मल लिखोगे तो वो यूनिक हो जाएगा। लेट LMN be the direction cosines of normal to the plane ऑफ एरिया ए। इस बात को समझ रहे हो ना भाई? एरिया है तो किसी प्लेन पे ही तो बना होगा ना। तो जिस प्लेन पर ये एरिया ए है, उस प्लेन के नॉर्मल के डिसीज माना कि LMN है। वी नो दैट
x axis is normal to yz plane, y axis is normal to zx plane, and z axis is normal to एक्स वाई प्लेन। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, नेचुरल सी बात है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसका नॉर्मल कौन होगा? ये द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर 100, 010 and 001 रेस्पेक्टिवली। बढ़िया से नोट्स आप बना लीजिएगा ना, बहुत ढंग से हम सब लिख पढ़ दे रहे हैं। जब भी इस नोट्स को आप पढ़ोगे आपकी बात बिल्कुल समझ में आएगी। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ एरिया ए, इफ अल्फा is the angle between the plane of area A and YZ plane, YZ प्लेन से शुरू करें ताकि उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस आवे तो क्रम ठीक लगेगा ना, एक्स वाई जेड comma, then alpha is the angle between normal to the plane, between normal to the plane of area A and normal to YZ plane, and normal to YZ plane। प्लेन चैप्टर में सब कंसेप्ट आपको दिया गया है। दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होता है जो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो अगर अल्फा प्लेन ऑफ एरिया ए एंड वाईजेड प्लेन के बीच का एंगल है तो अल्फा ही एंगल होगा प्लेन ऑफ एरिया ए के नॉर्मल और वाईजेड प्लेन के नॉर्मल के बीच का। अर्थात अल्फा इज द एंगल बिटवीन normal to the plane of area A and YZ प्लेन का नॉर्मल कौन है? एक्स एक्सिस। प्लेन ऑफ एरिया ए के नॉर्मल का डिसीज आप सपोज किए LMN, इधर एक्स एक्सिस के डिसीज आपको मालूम है 10। cos alpha will be equals to L into 1 plus M into 0 plus N into 0। ये थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है लेकिन लिख लो आप, क्योंकि जब दोबारा पढ़ोगे तो इस नोट्स को तो आपकी बात बिल्कुल आ जाएगी, समझ में आएगा। इज इक्वल टू L। तो अब रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ आपको? प्लेन ऑफ एरिया ए और वाईजेड प्लेन के बीच का एंगल यदि अल्फा हो तो cos अल्फा इक्वल्स टू L आ गया। अब प्रोजेक्शन की बात करेंगे।
नाउ projection of area A, projection of area A on yz plane, on yz plane, ये बराबर कितना होगा? ये बराबर होगा a cos अल्फा। देखो यदि इस लाइन से समझ लो, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल अल्फा है, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पर कितना होगा? ए कॉस अल्फा। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही तो प्रोजेक्शन होगा, ये यहां से यहां तक, और ये कितने बराबर होगा? दिस लेंथ इंटू कॉस अल्फा। मान लो यहां लिखा हुआ है ओ, यहां लिखा है ए, तो ये कितना आएगा? ओ ए कॉस अल्फा, वही लिखा हुआ है। प्रोजेक्शन का इसके पहले हमने आपको डेफिनेशन लिखवाया ना, अभी इसके जस्ट पहले कि लेट ए डैश बी द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द एरिया ए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ए एंड ए डैश, देन ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए, मान लो ए डैश है, तो ए डैश बराबर हो गया ए कॉस अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया ए एंड वाईजेड प्लेन। कॉस अल्फा की वैल्यू एल आई है, तो ये हो जाएगा ए इंटू एल। ए इंटू एल का मतलब क्या हुआ? ए इंटू एल क्या चीज है? फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए, FIRST, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया ए। LMN मान के चले थे ना, तो ये एक फार्मूला, एक कंसेप्ट आपके सामने आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन yz प्लेन इज इक्वल टू ए इंटू फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया ए। अब बकिया अब सिमिलरली करके लिख दिया जाएगा ना, सिमिलरली। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन ZX प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ, साइक्लिकली रोटेट कर दो, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन YZ की जगह ZX प्लेन इक्वल्स टू ए इंटू एल की जगह m, यानी कि ए इंटू सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया ए। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन XY प्लेन इक्वल्स टू ए इंटू एन, यानी कि ए इंटू थर्ड डायरेक्शन कोसाइन, थर्ड DC ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया ए। बस अब हम स्टोक्स थ्योरम शुरू करेंगे। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। एक तो ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये लिखा गया, और प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन YZ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन ZX प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन XY प्लेन। इसका ये फार्मूला हमने डिजाइन किया। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हम कर देते प्रूफ में तो आपके समझ में ना आता, इसलिए ये इतनी मेहनत की गई है, और लगभग 15 मिनट इसके चले गए। फिगर मैंने पहले ही बना दिया था, नहीं तो ऐसे बनाते तो 7-8 मिनट उसमें लग जाता। अब आइए हम लोग लिखें गॉस थ्योरम। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ये डाल दिया गया है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है वो सामान्यतया इस लायक नहीं है कि इसके प्रूफ के मैकेनिज्म को समझा जाए। सामान्यतया कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, पैदाइशी अच्छे होते हैं, दिमाग उनका ठीक होता है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को। लेकिन जो लोग
पढ़ लिए, दोबारा पढ़ रहे, कठिन नहीं लगेगा। गॉस थ्योरम, let capital F arrow be a continuously differentiable vector point function. Let capital F arrow be a continuously differentiable vector point function. And capital V be the volume bounded by a closed surface S, bounded by a closed surface S. Then surface integral over the surface S, capital F arrow dot n cap ds equals to volume integral over the volume V divergence F arrow dV. कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर S, F एरो को हम लिखते हैं F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप डॉट n कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V, डाइवर्जेंस F बराबर होगा डेल F1 अपॉन डेल x प्लस डेल F2 अपॉन डेल y प्लस डेल F3 अपॉन डेल z, dV को हम लिख दे रहे हैं dx dy dz। ये है कंपोनेंट फॉर्म। It is relation between surface integral and volume integral। है ना, इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं सरफेस इंटीग्रल के जिनको इवेल्युएट करना बहुत कठिन होता है। मान लो सरफेस बन रहा है, 6 सरफेस बन रहा है, सरफेस के 6 हिस्से, जैसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेडी ले लो तो हर सरफेस पे अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। लेकिन उसको अगर हम इसमें बदल लें तो ये ट्रिपल इंटीग्रल सिंपल सा डाइवर्जेंस एफ वैल्यू आ जाएगी और चट से फट से हो जाएगा। तो पहले आज प्रूफ देखिए, अगले वीडियोस में 2 तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, एक तो वेरिफिकेशन का और दूसरा किसी सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस थ्योरम की मदद से प्रूव करने का। इसका पूरा नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस थ्योरम को बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। सारा कंसेप्ट जो हमें चाहिए वो हम पहले बता चुके हैं, फिगर बना हुआ है। लिखते चलिए और ध्यान से समझते चलिए। प्रूफ, let us assume that the closed surface S be such that any line parallel to coordinate axes
any line parallel to coordinate axes cuts S at most in 2 points, अधिक से अधिक 2 बिंदुओं पर काटेगा। एट मोस्ट इन 2 points x y z1 and x y z2 where z1 is less than z2। इस तरीके का प्रतिबंध ग्रीन थ्योरम में भी था। एनी लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कट्स द कर्व सी एट मोस्ट इन 2 points। ऐसा न होने पर फिर कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दे, 3 हिस्सों में ब्रेक कर दे। वही चीज यहां भी है। लेट कैपिटल S1 बी द लोअर पोर्शन, अब देखते रहिए, बी द लोअर पोर्शन एंड कैपिटल S2 द अपर पोर्शन ऑफ S, द अपर पोर्शन ऑफ S। ये है पूरा सरफेस, 2 हिस्सों में तोड़ दिए बीच से, ठीक बीच से नहीं, वहीं बीच से, इधर S1 हो गया, ये S2 हो गया। करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, माने S1 के करस्पॉन्डिंग ये है XY Z1, S2 के करस्पॉन्डिंग XY Z2 है। तो Z1 कम है Z2 से, तो यानी कि लोअर हुआ Z1 वाला, ऊपर वाला Z2 हुआ। टू दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, इक्वेशंस ऑफ S, S1 and S2 are z equal to f of xy, z equal to, sorry, z ही लिखो, z equal to f1 of xy and z equal to f2 of xy respectively। रेस्पेक्टिवली इक्वेशन लिखा हमने। तो S1 पर z Z1 है, यहाँ Z1 हो जाएगा। S2 पर z Z2 है, तो ये Z2 हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट में आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, A डॉट बी ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B कॉस एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन AB, यानी कि A कैप डॉट B कैप। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना, कॉस थीटा इक्वल टू A कैप डॉट B कैप। और भी आपको ये मालूम होगा कि 2 लाइक वेक्टर्स अगर पैरेलल, लाइक वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनके बीच का एंगल कितना लेते हैं? थीटा। अगर वेक्टर्स अनलाइक हो तो इनके बीच का एंगल पाई होता है। तो जब इनके बीच का एंगल 0 है तो कॉस 0 क्या होगा? पॉजिटिव। इनके बीच का एंगल पाई है तो कॉस पाई क्या होगा? नेगेटिव। ये सब दिमाग में रखिए, अभी हम वही तुरंत लिखने जा रहे हैं। Obviously on S1, obviously on S1 n कैप डॉट k कैप नेगेटिव। S1 समझ रहे हैं ना? S1 पे जो एलिमेंट्री एरिया हमने लिया हुआ है, ये आउटवर्ड यूनिट
वेक्टर कौन होगा, n1 कैप लिया हुआ। S2 का एलिमेंट्री एरिया ds2 है, उसका आउटवर्ड यूनिट वेक्टर n2 कैप। n1 कैप और OZ के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो k कैप होगा। तो n1 कैप और k कैप अनलाइक वेक्टर्स हुए, तो उनके बीच का एंगल पाई होगा, तो cos पाई नेगेटिव होगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वही होगा जो उन वेक्टर्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी समझाया था ना आपको, cos थीटा बराबर a कैप डॉट b कैप, तो ये नेगेटिव हो गया। एंड ऑन S2 n कैप डॉट k कैप पॉजिटिव। यस, ठीक है भाई। अब हम ds1 और ds2 जो एलिमेंट्री एरियाज हैं लोअर पोर्शन अपर पोर्शन के, इनके प्रोजेक्शंस निकालेंगे XY प्लेन पर, और वो dx dy ही होगा। नंबर 1, प्रोजेक्शन ऑफ ds1 ऑन XY प्लेन बराबर कितना होगा, ds1 इंटू थर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ds1। थर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अपने लिख के सरफेस लिखना पड़ेगा ना, नॉर्मल टू S1 ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू थर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू S1 क्या होगा। थर्ड डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का थर्ड डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, उस लाइन ने OZ के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन, यानी ds1 इंटू ब्रैकेट में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन OZ एंड n1 कैप, OZ एंड n1 कैप। देखो आपको मालूम है ना, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पता है ना। यदि कोई लाइन OX के साथ OY के साथ OZ के साथ रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो थर्ड डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल का थर्ड डायरेक्शन कोसाइन माने नॉर्मल ने OZ के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन, इक्वल्स टू ds1 इंटू k कैप डॉट माइनस n1 कैप। k कैप का डायरेक्शन इधर है, n1 कैप का डायरेक्शन भी उलट दो, माइनस n1 कैप कर दो, फिर भी डॉट प्रोडक्ट ले लो, इक्वल्स टू माइनस n1 कैप डॉट k कैप इंटू ds1। नंबर 2, इसी प्रकार से ds2 को पकड़िए, प्रोजेक्शन ऑफ ds2 ऑन XY प्लेन। हाँ, यहां पर एक चीज बढ़ा लो, इधर यहां लास्ट स्टेप में बढ़ा लो कि प्रोजेक्शन ऑफ ds1 ऑन XY प्लेन, दरअसल देखो कितना, यही तो है प्रोजेक्शन, यही तो प्रोजेक्शन है, इसका भी प्रोजेक्शन यही, इसका भी यही है, और XY प्लेन पर एलिमेंट्री एरिया का प्रोजेक्शन एलिमेंट्री एरिया जो कि dx dy होता है। तो यहां आप लिख दो dx dy। ऐसे ही ऑन XY प्लेन इज इक्वल टू ds2 इंटू सब कुछ वही, थर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू S2 इक्वल्स टू ds2 इंटू
कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन OZ एंड N2 कैप। इतना डिटेल में आपको किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, इसलिए बहुत डिटेल लिख रहा है ताकि दोबारा इस नोट्स को आप जब भी पढ़ें तो जैसे जैसे लिखा है वो सारी बात आप समझते भी चलें। इक्वल्स टू DS2 इंटू K कैप डॉट N2 कैप, तो ये बराबर हो गया, या इम्प्लाइज दैट, फिर वही लास्ट स्टेप में लिख दो, इम्प्लाइज दैट dx dy इज इक्वल टू, इसी तरह से लिखो, N2 कैप डॉट K कैप A डॉट B बराबर B डॉट A होता है, एंड विथ DS2। नाउ यहां नहीं लिखेंगे, मजा नहीं आएगा, या तो फिगर मिटा दे रहे ना, फिगर तो आपने बना ही लिया होगा या समझ लिया होगा, हटा दे रहे ना, इसकी कोई जरूरत मुझको नहीं लगता है। स्पेस बनाए पहले। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डेल F3 अपॉन डेल Z, डेल F3 अपॉन डेल Z dx dy dz इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट इंटीग्रल Z1 टू Z2 डेल F3 अपॉन डेल Z dz ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy। समझ रहे व्यवस्था ना? इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ब्रैकेट F3 ऑफ XYZ, Z वेरीज फ्रॉम Z1 टू Z2 dx dy इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ब्रैकेट F3 ऑफ XYZ2 माइनस F3 ऑफ XYZ1 ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल F3 ऑफ XYZ2 dx dy माइनस डबल इंटीग्रल F3 ऑफ XYZ1 dx dy। बिल्कुल सिंपल सी बात, सब लिखिए, देख लें, वहाँ कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपको समझाऊं। That is triple integral over V del F3 upon del Z dx dy dz is equal to डबल इंटीग्रल, देखना z इक्वल टू Z2 किस पर है? S2 पर, तो इसे हम लिख दें F3, बस केवल F3 dx dy, और यहां पे हम लिख दें S2, हो गया। माइनस डबल इंटीग्रल F3 z इक्वल टू Z1 किस पर है? S1 पर है, F3 dx dy ऑन S1। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर S2 F3, या S2 ना लिख करके S2 पर जो रिजल्ट होता है dx dy कितना होता है, आप कैलकुलेट किए थे इसके पहले कि S2 पर dx dy K डॉट N2 ds2 था, इसे हम डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं, K डॉट N2 ds2
के डॉट N2 ds2 माइनस डबल इंटीग्रल F3 S1 पर dx dy कितना निकाले थे आप? S1 पर माइनस के डॉट N1 ब्रैकेट में माइनस के डॉट N1 ds1 यस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल F3 के डॉट N2 ds2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डबल इंटीग्रल F3 के डॉट, यहाँ पे देखो n लिख दिया झटके में, n को n1 कर दो बेटा, के डॉट n1 ds1 अब इसे हम लिख सकते हैं ऐसा इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर s। ये रिजल्ट S2 पर है, ये रिजल्ट S1 पर है, दोनों सरफेस पे रिजल्ट निकल गया, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो रिजल्ट हो जाएगा पूरे सरफेस S पर डबल इंटीग्रल ओवर S F3 के डॉट n कैप ds। कारण लिखिए, सिंस S1 and S2 together make up the entire closed surface S, the entire closed surface capital S। इसी प्रकार से दो रिजल्ट हम और निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, बस गॉस थ्योरम वाला रिजल्ट आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और एन कैप यहाँ पे क्या चीज है? यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल। ये चीज समझ रहे हैं ना, एक सरफेस एस है, उसके एक पोर्शन पे ये रिजल्ट है, एक पोर्शन पे ये रिजल्ट है, दोनों को जोड़ दिए तो पूरे पोर्शन पे रिजल्ट ऐसा ही तो बनेगा। ये S2 पोर्शन पे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, ये S1 सरफेस पर ये वाला N1 कैप यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ पे ये पूरे सरफेस पर यूनिट आउटवर्ड, किसी सरफेस का कोई पैच लेंगे ना तो वहाँ पे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट similarly we can show that ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V, साइक्लिकली घुमा दें इसको, F3 के बाद F1 आएगा, डेल F1 अपॉन डेल x dx dy dz को रोटेट करोगे तो फिर यही आएगा, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर S F1 F3 के बाद F1 K के बाद I कैप डॉट N कैप ds। एक काम यहाँ ये भी कर सकते थे, N2 कैप ds2 को हम लिख दें ds2 वेक्टर, यहाँ N1 कैप ds1 को हम लिख दें ds1 वेक्टर, तो ds2 वेक्टर ds1 वेक्टर फिर जोड़ के ds वेक्टर हो जाएगा। दिस विथ दिस बराबर होगा ds वेक्टर। ये भी इंटर का कंसेप्ट है, ds एंड ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डेल F2 अपॉन डेल y
डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ टू जे कैप डॉट एन कैप डी एस. एडिंग दिस वी हैव द रिजल्ट. Adding these results, we have triple integral over v ब्रैकेट क्रम से लिखा जाए पहले ये वाला है ना, डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल z डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर s ब्रैकेट कहाँ गया f1 वाला, वो f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप डॉट एन कैप डी एस. यही है ना डाइवर्जेंस थ्योरम का कंपोनेंट फॉर्म. इसको नॉन कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ एरो डीवी, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम होता है, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस. देखो कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लो ए, इसमें हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए बन जाएगा. डी एस क्या चीज है, एलिमेंट्री एरिया. एरिया का डायरेक्शन होता है. थोड़ा और आपको हम पीछे ले चले इंटरमीडिएट में, मान लो ये पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा दी जा रही हैं. तो देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर. नहीं आपने ध्यान कभी दिया तो आप ध्यान दे दो. एरिया वेक्टर के मॉड को, मैग्नीट्यूड को एरिया कहते हैं. इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड, ये क्या चीज है, एरिया है. ये एरिया है. ठीक. अब अगर ये एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, जिस प्लेन में ए और बी स्थित है उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन. तो डी एस के नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना होगा, एन कैप. ये तो अब ये क्या चीज हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया. ये एरिया वेक्टर हो गया, माने कि ये बराबर कितना हो जाएगा, डी एस एरो हो जाएगा. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट डी एस एरो, वेयर डी एस एरो इज इक्वल टू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इंटू एरिया के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. किसी भी स्केलर में उस एन कैप से गुणा कर देंगे. एन कैप क्या चीज है, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है. इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल, तो अलोंग द नॉर्मल ही तो यूनिट वेक्टर ही है. तो ये याद रखना, आपको एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये मिलेगा, ऐसा दो रूप में देखने को मिलेगा. अगर आपके समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.
जाहिर है अगले वीडियो से हम एग्जाम्पल्स उठाएंगे। थैंक यू।